नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास के अध्याय 5 में लॉर्ड वेलेस्ली और उसकी सहायक संधि नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कॉर्नवालिस के बाद भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे वेलेस्ली, और वेलेस्ली ने आते ही भारतीय रियासतों को अपने अधीन लाने के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि नीति लागू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली साम्राज्यवादी था और उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए भारतीयों के खर्च पर एक विशाल सेना को प्राप्त करने का प्रयास है वो किया था। अंग्रेज़ों ने भारत में देशी रियासतों के साथ संधि करके अपने अधीन लाने और भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का नया तरीका अपनाया, जिसे सहायक संधि प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय सामान्यतया लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली इस सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों को पंगु बनाना चाहता था। सहायक संधि प्रथा की शर्तें: इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने यहाँ सुरक्षा व शांति के लिए एक अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि करने वाले राज्यों को अपनी सुरक्षा व शांति के लिए एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, और जिसका पूर्ण नियंत्रण कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में था। इसका पूर्ण नियंत्रण कंपनी के अधिकारियों के हाथ में था, और इसका टोटल खर्चा है वो भारतीय रियासत वहन करेगी। अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली की नीति थी कि जो भारत में उस समय छोटे छोटे राज्य थे और वे आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि नीति की शर्त रखी थी कि जो भी रियासत संधि करेगी उसकी सुरक्षा अंग्रेज करेंगे, और अंग्रेज़ों की सेना की टुकड़ी और एक अंग्रेज अधिकारी, जिसे अंग्रेज रेजिडेंट कहते थे, वह उस रियासत में रहेगा और उसका तमाम खर्च है वो संबंधित रियासत उठाएगी। दूसरी शर्त थी कि सहायक संधि करने वाले जो राज्य है वे कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपने दरबार में नहीं रख सकेंगे। कोई भी दूसरा यूरोपीय राष्ट्र का दरबारी उस रियासत में अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना नहीं रहेगा। अंग्रेज़ों की अनुमति से ही रखना या निकालना कार्य किया जाएगा। तीसरा है, राज्यों की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा। अर्थात जो रियासत संधि करेगी उसके दरबार में, उसके राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट के नाम से जाना जाएगा, और वह उस रियासत के शासक को सलाह देगा। अगला पॉइंट है, कंपनी की अनुमति के बिना
वह अपने विदेशी संबंध नहीं रख सकता था। अर्थात कंपनी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वह अपने विदेशी संबंध रख नहीं सकता था या विदेशी संबंध नहीं रख सकता था। पांचवा है, इसके बदले कंपनी राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने पर लेती थी। अर्थात ये जो भी शर्तें मान लेते थे तो उसके बाद उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है वो कंपनी के ऊपर है वो आ जाती थी। और कंपनी इन राज्यों को आश्वस्त करती थी कि वे आंतरिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि अंग्रेज जानबूझकर उस रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। जैसा कि हमने अवध रियासत के बारे में पढ़ा था कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर हटाया था, जबकि उनकी जनता उनको चाहती थी, उनके लिए पलक पावड़े बिछाने को तैयार थी। फिर भी अंग्रेज़ों ने ऐसा कुचक्र रचकर अवध जैसे समृद्ध प्रांत को भी हड़प लिया था। तो कहने को तो अंग्रेज़ ये कहते थे कि हम उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वे आंतरिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप हैं वो करते थे। सहायक संधि से भारतीय राज्य निःशक्त हो गए। अर्थात जिन जिन राज्यों ने कंपनी के साथ सहायक संधि की थी वे राज्य शक्तिहीन हो गए। उन राज्यों के पास उनकी कोई सेना नहीं थी। उस राज्य को अपनी आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था और अंग्रेज़ इसका फ़ायदा उठाते थे। वे कई बार जानबूझकर जमींदारों व शासकों के मध्य में लड़ाइयाँ करवाते और फिर स्वयं मध्यस्थता करते और शासक को कमज़ोर करने की कोशिश करते। और जो अंग्रेज सेना थी वह शासक की आज्ञा का पालन नहीं करती थी, अपितु वह ब्रिटिश रेजिडेंट की आज्ञा का पालन करती थी। इसलिए सहायक संधि करने वाली रियासतों के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। अब वे पंगु हो गए थे, अंग्रेज़ों की दया पर जीवित बचे थे और अंग्रेज़ कभी भी उन्हें अपने अधीन है वो कर सकते थे। तो देखिए, भारतीय राज्य निःशक्त हो गए और कंपनी पर आश्रित हो गई और अब कंपनी को रियासत के व्यय पर विशाल सेना मिल गई। अर्थात अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उसे एक विशाल सेना की ज़रूरत थी, सेना के खर्चे की ज़रूरत थी। इस नीति के तहत अंग्रेज़ों को एक विशाल सेना भारतीय रियासतों के शासकों के खर्च पर प्राप्त हो गई थी। सेना अंग्रेज़ों की, खर्चा भारत का। तो इससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फायदा है वो मिला था। फ्रांसीसियों का रियासतों में प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया था। अर्थात जिन रियासतों ने कंपनी के साथ संधि की थी तो उसमें शर्त थी कि वे अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी यूरोपियन को दरबार में व्यापार की आदि कोई अनुमति है वो नहीं देंगे और इस कारण से फ्रांसीसियों का प्रभाव है वो भारत में समाप्त हो गया था। कंपनी का रियासतों की विदेश नीति पर नियंत्रण हो गया था। अर्थात कंपनी का जो
रियासतों की विदेश नीति है उस पर है वो नियंत्रण हो गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, अवध और उसके बाद है वो पेशवा। अर्थात सबसे पहले 1798 ईस्वी में वेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली रियासत हैदराबाद थी। नंबर 2 मैसूर 1799 ईस्वी, अर्थात अंग्रेजों की सहायक संधि नीति के तहत दूसरा राज्य मैसूर था। जब 1799 में टीपू सुल्तान पराजित हो गया तो उसके बाद ये अंग्रेजों का आश्रित राज्य बन गया। तीसरी संधि स्वीकार करने वाली रियासत अवध थी, जिसने 1801 में, और चौथे मराठा पेशवा थे जिन्होंने 1802 ईस्वी में सहायक संधि नीति को अपना लिया था। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि सहायक संधि नीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो देखिए नंबर 1, यह प्रणाली साम्राज्य निर्माण के कार्य में वेदीय शत्रु की भूमिका निभाने लगी थी। भारतीय राज्य निशस्त्र हो गए थे, अर्थात साम्राज्य निर्माण के कार्य में वेदीय शत्रु की भूमिका निभा रहे थे और भारत के राज्य हैं वो क्या हो गए थे, निशस्त्र। नंबर 2, भारतीय राज्यों के व्यय पर एक विशाल सेना मिल गई थी। भारतीय राज्यों को अपने खर्च पर है वो एक बड़ी सेना मिल गई थी। फिर है भारतीय राजाओं की राजधानियों में कंपनी की सेना परखने से कंपनी का बहुत से सामरिक महत्व के स्थानों पर नियंत्रण हो गया था। अर्थात बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिन पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। अगला पॉइंट है, कंपनी की सेना उसकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे चले जाने में सफल हो गई थी। अगला था, भारत में अन्य यूरोपीय देश विशेषकर फ्रांसीसी चालों को विफल करने में यह संधि कारगर हुई थी। अर्थात अब कोई रियासत चाहते हुए भी फ्रांसीसियों को अपने दरबार में या व्यापार की अनुमति है वो नहीं दे सकती थी। भारतीय शासकों के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई थी। अर्थात कंपनी भारतीय शासकों के आपसी विवाद में मध्यस्थ बन गई थी और करीबन भारत की तमाम बड़ी रियासतों ने सहायक संधि नीति को अपना लिया और उसके तहत उन सब रियासतों में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात कर दी गई। उन शासकों के आपस में ईर्ष्या द्वेष चल रहे थे, आपसी झगड़े चल रहे थे, लेकिन उनके पास किसी की अपनी सेना नहीं थी। वे अंग्रेज़ों के आश्रित बने हुए थे, इसलिए अंग्रेज़ों को उनको आपस में लड़ाने झगड़ाने का या कठपुतली की तरह नचाने का अच्छा अवसर मिला। अगला पॉइंट है, राज्यों में स्थित अंग्रेज रेजिडेंट प्रभावशाली हो गए थे और इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। अर्थात रेजिडेंट इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे रियासतों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। अब इससे देशी राज्यों को बहुत सी हानियाँ हुई थी। देशी राज्यों को हानियों में पहला है निशस्त्रीकरण से और विदेशी संबंधों को कंपनी के अधीन स्वीकार करने से वे अपनी स्वतंत्रता खो बैठे थे। नंबर 2, रेजिडेंटों ने राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। नंबर 3, कमजोर और उत्पीड़क राजा की रक्षा हुई, लेकिन जनता को अपनी अवस्था सुधारने से वंचित रखा गया था और संधि स्वीकार करने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए और कंपनी ने प्रायः
राज्य की आय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों से हैं वो हड़पना शुरू कर दिया। इस तरह भारतीय राज्य कमज़ोर हो गए और अंग्रेज़ों की झोली में है वो चले गए। धन्यवाद।